लखनऊ से अब खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी। 2024 से पहले विधानसभा चुनाव पर बीएसपी की नजर है। चुनाव से पहले 4 राज्यों में प्रभाव दिखाएगी बीएसपी। बीएसपी मुखिया मायावती ने दिल्ली से संभाला है मोर्चा, जहां पदाधिकारियों के साथ तैयार कर रही है बड़ी रणनीति। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की भी उनकी तैयारी है, तो लोकसभा की राह आसान करेगा विधानसभा चुनाव। बूथ कमेटियों के गठन के बाद कैडर कैंप की तैयारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने संभाला है मोर्चा, तो 15 जुलाई से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में करेंगे सभाएं। तो चुनावी मोड में मायावती। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए किस तरीके से बीएसपी जो है अपनी सक्रियता बढ़ा रही है और तैयारी कैसी है बीएसपी की? बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं बीएसपी कर पाई थी। सिर्फ एक विधायक बीएसपी का इस बार जीता था और निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं अब उसको दूसरे राज्यों से उम्मीद है। हालांकि उत्तर प्रदेश में हाल ही में अभी निकाय चुनाव संपन्न हुए। निकाय चुनाव में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस बीएसपी का रहा। जहां पिछली बार दो नगर निगम पर बीएसपी का कब्जा था, इस बार एक भी नगर निगम उसके खाते में नहीं गए। निश्चित तौर पर इसी साल देश के 4-5 बड़े राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है, राजस्थान शामिल है, तेलंगाना शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है और मिजोरम शामिल है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मायावती रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है। इसी महीने कैडरों का चयन होगा, उसके बाद कैडर जो होंगे वो अलग अलग राज्यों में कैंप करेंगे। निश्चित तौर पर मिजोरम को छोड़ के बाकी 4 राज्यों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसपा चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रही है। इसके लेकर के बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर जो भतीजे हैं मायावती के, आकाश आनंद, वो 2 राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज जो है जनसभाएं भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब उत्तर प्रदेश में एक्टिव नहीं पार्टी, तो दूसरे राज्यों में कैसे जीतने का सपना देख रही है? क्योंकि 2024 से अगले साल लोकसभा चुनाव है। उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव के दौरान अगर बसपा दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की सोच रही है, तो सबसे पहले तो उसको उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति अपनी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश उसका मूल प्रदेश है, जहां से उसने राजनीति शुरू की, जहां पर कई बार सत्ता में मायावती आई हैं, कई बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन सबके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में एक्टिव बसपा बिल्कुल नहीं दिखाई दे। किसी भी मुद्दे को लेकर के आज तक पिछले अगर एक दशक का निकालें तो सड़कों पर बसपा कभी नहीं आई। हालांकि जब बसपा के नेताओं से सवाल किया तो उनका कहना होता है कि हमारी जो नीति है वो सड़कों की नहीं है, हम गाँवों में जाकर के लोगों के बीच जाकर राजनीति करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जनता चाहती है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरे। सिर्फ ट्वीट तक ही बसपा सीमित हो गई है, मायावती के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में आप बसपा जो सपना देख रही है कि 4 राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस करके लोकसभा चुनाव की राह आसान करें, थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तीनों राज्यों में सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा की चुनावी टक्कर है। ऐसे में बसपा कहां टिकेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हाल ही में तमाम अन्य राज्यों में भी चुनाव संपन्न हुए, वहां पर भी बसपा को कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुआ। कर्नाटका में देखा गया, बसपा सुप्रीमो जो मायावती थी उन्होंने दौरे भी किए थे, लेकिन सबके बावजूद भी वहां पर कोई अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अब बसपा जो है, मायावती जो है, क्या 2024 से पहले कोई ऐसा काम कर पाएंगे जिससे 2024 लोकसभा चुनाव उनके लिए आसान हो जाए? निश्चित तौर पर, क्योंकि बस राजस्थान की जो रणनीति है, 5 साल का वहां पर कार्यकाल चलता है। 5 साल भाजपा रहती, 5 साल कांग्रेस रहती। ऐसे में वहां पर बसपा अपनी कितनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, ये देखना होगा। हालांकि जो भी राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें या फिर जो है मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर दलित वोट बैंक बेहतर बड़ी संख्या में उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी ओर भाजपा भी दलितों पर एकाधिकार जमाने की जुगत में लगी हुई। लगातार देखा जा रहा है दलितों को लेकर के तमाम तरह के काम किए जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन छत्तीसगढ़ में एक वाकया हुआ था, जिसमें माफ कीजिए मध्य प्रदेश में, जहां पर एक जो आदिवासी समाज का युवक था उसके साथ अभद्रता की जाती है और जो अभद्रता करता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। उसके बाद जरूर जो है बसपा एक्टिव दिखाई दी। मायावती ने ट्वीट किया और कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए कि आदिवासी समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक बहुत बड़ा संख्या में मध्य प्रदेश में है। लेकिन क्या सिर्फ इतने मात्र से ही जो उनका ये वोट बैंक है उनकी तरफ खिसकेगा या नहीं खिसकेगा, ये तो देखना होगा। हालांकि बसपा जितनी उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय है, क्या दूसरे राज्यों में सक्रिय हो पाएगी, एक बड़ा सवाल है। जी
बिल्कुल, तो देखिए बीएसपी की भी तैयारी जो है भरपूर नजर आ रही है, लेकिन अपने खराब प्रदर्शन को वो किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन में तब्दील करती है देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। महंगी सब्जी के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बेतुका बयान दिया है। सब्जियों के मूल्य में वृद्धि से किसानों की आमदनी बढ़ी है, तो सब्जियों के मूल्य बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दीजिए, किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। बड़े बड़े उद्योगपति लाभ लेते हैं, अब किसान को दोगुना दाम मिल रहा है, लेने दीजिए। ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। न्यूज़ वन इंडिया ने भी किसानों से बातचीत की तो उनका कुछ और ही कहना था। क्या कुछ कहा है फिलहाल आपको सुनवा देते हैं। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। थाली से टमाटर और मिर्च गायब हो चुका है। इस बाबत जब यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, जरा आप भी सुन लीजिए। किसानों को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए। हम किसानों को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए। सुन लिया आपने, मंत्री जी तो किसान को मालधनी बनाने में जुटे हैं। कह रहे हैं कि मौका मिला है किसानों को लाभ लेने का, आप अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं, उन्हें भरपूर फायदा उठाने दीजिए। लेकिन मंत्री जी के दावे में कितना दम है ये तो किसान और आम लोग ही बताएंगे। वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। किसानों के जो खेतों में फसलें हैं, जो पहले कुंटल के भाव निकलते थे वो आज किलो के भाव निकल रहे हैं, तो कैसे उनको फ़ायदा होगा? उनकी तो लागत भी नहीं आ रही है। उनसे पूछा जाए कि क्या खाद बीज डाई यूरिया के दाम कम हुए हैं? ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि किसानों को उत्पादन बढ़े हैं और उनका दाम उपज का दाम मिल रहा है। जैसे कि आपके यहाँ अभी भिंडी उगावल जाता, तो भिंडी रुआ बाजार में ले जाए तो का भाव के बेचाई? बाजार में हमने कैसे ले जाए तो 40 रुपये रेट में बेचाई, अब बेचे वाले ले जाए तो 20 रुपये दिलो। मतलब कि यहाँ से थोक में कीन के ले जाए लो तो रुआ के 20 रुपया मिले, हाँ। और वहाँ बेचाता 40 रुपया, 50 रुपये बेच सकेला लो, लेकिन रुआ के 20 रुपया मिले। नेताजी लोग कहता लोग कि किसान के फायदा होता। वो नेताजी लोग है तरी बतियाई लो, कहे ना बतियाई लो कि किसान के फायदा बा। टमाटर की विशेष चर्चा चल रही है और टमाटर की खेती अपने बलिया में अभी नहीं हो पा रही है। विशेष रूप से अन्य सब्जियां तो बोई जा रही हैं, हरी सब्जियां भी सस्ती हुई थी अभी हाल ही में, लेकिन टमाटर की अगर बात करें तो बाहर से टमाटर लाया जा रहा है और जिसको लेकर बाजार के अनुसार वहाँ की सब्जियां महंगी की जा रही हैं। जैसे केवरा बाजार है, वहाँ सब्जी अगर बाहर से आ रही है, वहाँ से कोई सब्जी खरीद करके ले जा रहा है और बलिया के मार्केट में ले आ रहा है, तो वहाँ ले आकर के 100 रुपया ले आए तो 150 रुपये बेच रहा है, 80 रुपया ले आए तो 100 रुपये बेच रहा है। इस तरह की कीमत अपने खुद लगा रहे हैं, नहीं यानी बिचले में कहीं ना कहीं बिचौलिया ही मजा मार रहे हैं। मंत्री जी के दावे की किसान और आम लोगों ने हवा निकाल दी। ये पहली दफा नहीं है कि मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस तरह के बेतुके बयान दिए हों। बीते जून महीने में बलिया जिले में भीषण गर्मी से लोग दम तोड़ रहे थे। उस समय भी दयाशंकर सिंह ने अपना ज्ञान दिया था और कहा था कि गर्मी के समय में मौत की दर बढ़ जाती है। देखिए, गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। पता नहीं दयाशंकर सिंह ऐसा ज्ञान कहाँ से लाते हैं, ऐसा आंकड़ा कहाँ से लाते हैं। कभी वो कृषि विशेषज्ञ बन जाते हैं तो कभी रोग के विशेषज्ञ। मौजूदा बयान से उनकी पार्टी को कितना फायदा होगा भगवान जाने, पर उन्होंने किसानों की जख्म पर नमक जरूर छिड़क दिया है। बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट। हरदोई से अब खबर, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज हुआ है। टॉर्च की रोशनी में इलाज करते डॉक्टरों का वीडियो वायरल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो बिजली व्यवस्था ठप है और टॉर्च की रोशनी में
इलाज किया जा रहा है। ये हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था का। तो मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। हरदोई से ये खबर है। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज हुआ है। टॉर्च की रोशनी में इलाज करते डॉक्टरों का वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस कदर बिजली व्यवस्था भी ठप है। टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। तो अब इस बदहाली पर न्यूज़ 1 इंडिया के कई और बड़े सवाल हैं कि टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज क्यों, अस्पताल में क्यों नहीं है लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था, बिजली गुल होने के बाद जनरेटर क्यों नहीं चलाया गया, टॉर्च की रोशनी इलाज के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार। तो डिप्टी सीएम के गृह जिले में अस्पताल की ऐसी स्थिति क्यों है, क्यों जिम्मेदार सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। तो ये बड़े सवाल है न्यूज़ 1 इंडिया के इस पूरे मामले पर, जहां हरदोई में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, बिजली व्यवस्था भी ठप नजर आई है, जहां नौबत ये आ गई कि टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, डिप्टी सीएम के जनपद में ऐसा हो रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है, क्या कुछ तस्वीरें, क्या हकीकत है? देखिए, रात का मामला है जहां पर रात को भी देखा जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का मामला है, जहां पर बात करें अगर स्वास्थ्य सेवा की तो बीजेपी सरकार बेहतर सेवा की बात करती है। डिप्टी सीएम खुद मौके पर जाकर अधिकतर मेडिकल कॉलेज हो जिलेवार देखते हैं, लेकिन हर उनके गृह जनपद में किस तरीके से टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है और जो स्वास्थ्य कर्मी है टॉर्च की रोशनी में इलाज कर रहे हैं, जबकि जनरेटर वहां पे मौजूद है, तेल भी आता है लेकिन उसमें न तेल डालकर टॉर्च की रोशनी में इलाज कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। तो लगातार डिप्टी सीएम आदेश दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके गृह जनपद में ये हाल है तो काफी दयनीय स्थिति है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से मरीज परेशान हो रहे हैं। तो क्या परेशानी मरीज जो है चाहते हैं कि उनकी परेशानी अधिकारियों तक पहुंचे, संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है तत्काल? देखिए, वहां पर किसी ने वीडियो बना के, इस तरीके की घटना है जो उसको वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। कहीं न कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है और उसमें भी अगर कोताही बरत रहे हैं या स्वास्थ्य कर्मी, तो निश्चित तौर पर ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनसे सवाल भी सीएमओ हरदोई से पूछा जाना चाहिए कि डीजल कहाँ जा रहा है और किस तरीके से ये घटना हो रही है, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आशीष। नोएडा से अब खबर, स्कूल में टीचर ने 12 छात्रों के बाल काटे हैं। बच्चों के विरोध करने पर भी नहीं मानी महिला टीचर। अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर छात्रों के बाल काटे गए हैं। बच्चों के परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची है। महिला टीचर ने बच्चों के परिजनों से माफी मांगी है। स्कूल प्रबंधन ने आरोपी टीचर को स्कूल से निकाला है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच समझौता हुआ। सेक्टर 168 के शांति इंटरनेशनल स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। टीचर की तालिबानी सजा सामने आई है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच जो समझौता हुआ है। सेक्टर 168 के शांति इंटरनेशनल स्कूल का पूरा मामला है। आज दिनांक 6 जुलाई 2023 को सेक्टर 168 में स्थित शांति इंटरनेशनल स्कूल में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक टीचर जिनका नाम सुषमा है, उन्होंने कल यानी 5 जुलाई 2023 को कुछ बच्चों के बाल काट दिए थे और 10 से 12 बच्चों के बाल काटे गए थे, जिन्होंने आज 6 जुलाई को थाने में आकर सूचना दी और स्कूल में से जब सूचना मिली फिर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचा गया और दोनों पक्षों में बात हुई तो स्कूल ने ये फैसला लिया कि टीचर को टर्मिनेट कर दिया आज से ही। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? टीचर की कैसी ये तालिबानी सजा है, क्या कुछ संज्ञान, क्या समझौता हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों को पनिशमेंट देने की जगह 10 से 12 बच्चों के बाल काटे जाते हैं और काटने के बाद जब अभिभावकों को पता लगता है तो कहीं ना कहीं वो रोष व्यक्त करते हैं और जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि जो स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा जो है प्रबंधक के द्वारा जो टीचर को और
टर्मिनेट किया गया है, निकाला गया है स्कूल से, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में तमाम तरीके परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। हालांकि जो टीचर द्वारा बच्चों से माफी भी मांगी गई है, परिजनों से माफी मांगी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधक के द्वारा बिल्कुल, देखिए दोबारा ऐसी सजा नहीं दी जानी चाहिए, ये सुनिश्चित करना किस तरीके से प्रयास होता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया निशांत आपका। सिद्धार्थनगर जिले के थाना इलाके में बुधवार की रात एक युवक दूसरे के घर में चोरी की नीयत से घुस गया। इस दौरान युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर विद्युत पोल में बांधकर पूरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का सिरजू पड़ोसी जिले बलरामपुर के वैश्य डीह गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। थाने में 100 मीटर दूरी पर युवक को गोली मारी है। बाइक सवार बदमाशों ने मौत के घाट उतारा है। तो थाने के पास हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सीतापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इसके चलते पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आज सुबह थाना भवानीगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोटुटुआ की एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम में एक घर में चोरी का प्रयास कर रहा था, जिससे ग्रामवासियों ने पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट के कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। मौके पे पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक की जांच से एक तथ्य ये भी सामने आया है कि जो मृतक है इसका पूर्व रात्रि में बलरामपुर क्षेत्र में इसी ग्राम के कुछ व्यक्तियों के साथ झगड़ा हुआ था और इनके द्वारा यूपी 112 पे इवेंट भी दर्ज कराया गया था। इसमें सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।